आपको सबसे पहले समझना है कि आखिरकार प्रकाश होता क्या है। तो साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर अंधेरा कमरा में किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। अगर प्रकाश है तो वस्तुएं हमें दिखाई देंगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमारे पास प्रकाश ऊर्जा होना अनिवार्य है। प्रकाश के गुणों की अगर बात करें तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है और प्रकाश की जो सबसे अधिक चाल होती है वो होती है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर साथियों हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन वह गुण है जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार वस्तु के ऊपर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। इस गुण को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। नियम नंबर 1 है आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, इसको बोला जाता है आपतित किरण, और टकराने के बाद जब ये वापस होती है तो उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, और जो आपतित किरण की ओर बनने वाला कोण होता है उसको बोला जाता है आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण की ओर कोण बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। तो पहले नियम के अनुसार अगर हम देखें तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण को अगर हम I से प्रदर्शित करें और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि I बराबर R होगा। ठीक है, नंबर 2 में हम देखते हैं तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। जैसे ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये हमारा हो गया अभिलंब। तो तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों एक ही बिंदु पर दिख रहे हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। अगर साथियों हम सब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जिस स्थान पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं या फिर प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ये परावर्तित किरण हो गई और ये दूसरी परावर्तित किरण हो गई, तो इस बिंदु पर दोनों किरणें आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ पर 2 किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर करती हुई प्रतीत होंगी उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब की बात करें साथियों तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उस स्थान पर बनता है जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो उस स्थान पर बनता है जहां पर प्रकाश की किरणें आभासी रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है, अगर वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदित करेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और आभासी रूप से प्रतिच्छेदित करेंगे तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और साथियों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इस प्रतिबिंब को हम सब पर्दे पर भी बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो सदैव उल्टा रहेगा, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा रहता है। तो सीधा प्रतिबिंब बन गया तो हमारा आभासी हो जाएगा, और अगर उल्टा प्रतिबिंब बन गया तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो समतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक समतल दर्पण दिखाया गया है और इसमें 2 चित्र हैं। तो साथियों जो समतल दर्पण होता है वो एकदम सीधा रहता है, और समतल दर्पण की एक खासियत होती है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव आभासी प्रतिबिंब और सीधा रहता है। तो मैंने आपको बताया कि आभासी है तो वो हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा। तो जैसे ये दर्पण है तो इसके सामने अगर हम यहाँ पर कोई वस्तु रख दें तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सेम उसी के आकार का बन जाएगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा गुण इसका यह है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितने पीछे दर्पण से वस्तु रखी गई है। ये हमारा दर्पण है, अगर दर्पण से हम 5 मीटर के दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 मीटर दूर ही बनेगा। 10 मीटर दूर अगर हम वस्तु को रख रहे हैं समतल दर्पण से तो हमारा प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से 10 मीटर दूर ही बनेगा। इतना आपको याद रखना है। गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा वह अवतल दर्पण कहलाता है।
अब जो गोली दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होगा वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा या फिर बाहर की ओर मुड़ा हुआ होगा। जैसा आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखें तो बाहर की ओर इस तरह से पेंटिंग की गई है और प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है वो अंदर की ओर से होगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा उसको बोला जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है तो वो हमारा अवतल दर्पण होगा, और अगर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है तो वो हमारा उत्तल दर्पण होगा। ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि पेंटिंग जो है वो अंदर की ओर रहती है, अवतल दर्पण में जो पेंटिंग होती है वो बाहर की ओर होती है। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रख के चलना है। अब यहाँ पर हम सब देखेंगे कि गोली दर्पण में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, इन शब्दों से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो ये शब्द भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। तो साथियों ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो दर्पण उपयोग में लाया गया है ये है अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग है वो बाहर की ओर है। तो ये तो आप समझ गए कि दर्पण कौन सा है। अब इसमें आपको एक सीधी रेखा दिख रही है और इस सीधी रेखा को बोला जाता है मुख्य अक्ष। तो जो सीधी रेखा होती है उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, और उसके बाद में आप यहाँ पर एक सी देख रहे हैं, इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर जो आप कैपिटल लेटर में एफ देख रहे हैं इसको बोला जाता है मुख्य फोकस, और यहाँ पर जो आपको पी दिखाई दे रहा है इसको बोला जाएगा ध्रुव, इसको बोला जाता है ध्रुव, और यहाँ पर जो आर आपको दिख रहा है इस आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से हेडिंग बाय हेडिंग समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ध्रुव मैंने आपको दिखाया था जिसको हम पी से प्रदर्शित करते थे वो क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः पी अक्षर से निरूपण किया जाता है। तो साथियों जो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है उसके बीचों बीच में जो हमारा पॉइंट होता है उसको बोला जाता है दर्पण का ध्रुव, और दर्पण का जो ध्रुव होता है वो दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और प्रायः इसको हम सब पी अक्षर से निरूपित करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। तो साथियों मैंने आपको चित्र में दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं इसी सीधी रेखा को कहा जाता है ध्रुव। ये बनती कैसी है, तो दर्पण के एकदम बीचों बीच से होते हुए जाएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये दो बिंदुओं को टच करते हुए जाती है, ये आपको नोट रखना है। आगे अगर हम सब देखें थोड़ा सा, तो आगे आता है हमारा वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसको सी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो जो वक्रता केंद्र होगा उसको किससे निरूपित करेंगे, तो सी से आपको याद रखना है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। तो साथियों जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी गोले का एक भाग होता है और गोले की जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वक्राकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे यमयान से प्रदर्शित करते हैं। तो द्वारक में आप लोगों को अगर चित्र में दिखाऊं तो साथियों ये जो पूरा पोर्शन है यम से लेकर के यन तक, यम से लेकर के यन तक का ये जो पूरा पोर्शन इसको बोला जाता है दर्पण का द्वारक। इसी द्वारक के माध्यम से प्रकाश दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचता है। ये आपको एकदम ध्यान से नोट रखना है। आगे हम सब देखें तो आगे हमारा आ जाता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस का तात्पर्य है साथियों अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से ही होकर के जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। आगे आता है हमारा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर एफ द्वारा निरूपित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो उसकी फोकस दूरी होती है दोनों के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो चित्र में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो चित्र में आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है हमारा मुख्य फोकस, ये है हमारा ध्रुव। दोनों के बीच की जो दूरी है इसी दूरी को बोला जाता है फोकस
दूरी आपको याद रखना है। फोकस दूरी कहाँ बनेगी? तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनती है। आगे हम सब देखेंगे जो हमारा है छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ मिल गया, r बराबर क्या हो जाएगा 2f, यानी जो त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहाँ पर आपको इस बात को नोट करके रखना है। अब इसमें हम सब आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर वो फार्मूला यूज करेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। r बराबर हो जाता है 2f के। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1 है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। अगर साथियों कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आए, जो ये आप देख रहे हैं यह है मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो सदैव फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात उसको एक ही रास्ता मिलेगा, वो भी फोकस से होकर के जाने के लिए। तो याद रखना है परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ से जाएंगी? तो मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। अगला पॉइंट आप लोग देखिए, तो अगला पॉइंट हमारा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर साथियों हम उसी का उल्टा कर दें कि मुख्य अक्ष से अगर हम कोई किरण मुख्य फोकस से अगर कोई किरण हम भेजें तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। ठीक है, अगर कोई किरण फोकस से होकर के दर्पण से टकराएगी तो वो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अगला पॉइंट हमारा है नंबर 3 में, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अगर साथियों हम सब प्रकाश की किरण को उसके केंद्र से भेजें, जैसे ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पर हमारा केंद्र है, तो अगर हम केंद्र से कोई किरण भेज रहे हैं तो वो परावर्तन के बाद उसी केंद्र से होकर के वापस चली जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर केंद्र से किरण भेजेंगे तो परावर्तन के पश्चात वो केंद्र से ही होकर के वापस चली जाएगी। अब हम सब लोग बेसिक चीज़ें सीख गए हैं, तो अब हम सब सीखेंगे दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनकी स्थिति के बारे में। तो साथियों इसमें बहुत सारी स्थितियां होती हैं, तो सब स्थिति को हम सब बारी बारी से समझेंगे और इसके बाद में मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप 2 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर शॉर्टकट सीख लेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखने वाले हैं? अनंत पर रखने वाले हैं। जब वस्तु को हम अनंत पे रख देंगे तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में आएंगी, दर्पण से टकराएंगी और दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होके जाती हैं? आप सब लोग जानते हैं कि मुख्य फोकस से। इसी तरह से दूसरी वाली जो किरण है वो भी मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी और टकराने के बाद कहाँ से होके जाएगी? तो फोकस से होके जाएगी। तो दोनों किरणें फोकस पर एक दूसरे को काट देंगी। तो जहाँ पर परावर्तित किरणें आपस में काटती हैं प्रतिबिंब वहीं बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर बनने वाला है। ठीक है, तो ये आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? फोकस के ऊपर बनने वाला है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखें तो दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगर हम वस्तु को सी से दूर रखें, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र से दूर। अब देखिए वक्रता केंद्र से दूर यहाँ पर वस्तु रख दी गई। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर रही है और दूसरी किरण जो है वो फोकस से होकर के जा रही है और फोकस से जब प्रकाश की किरण जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। अब यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? तो सी और एफ के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ हम लिखेंगे सी और एफ के बीच। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अगर हम सी से दूर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच बनेगा, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, वस्तु कहाँ रख दी गई? वक्रता केंद्र पर। तब यहाँ से निकलने वाली किरण टकराएगी, टकरा करके कहाँ से निकलना है उसको? मुख्य फोकस से। इसी तरह से मुख्य फोकस से जाने वाली किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगी और वहीं पर हमारा चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा
वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हम सब देखते हैं तो अगला पॉइंट आता है हमारा, वस्तु को अगर हम C और F के बीच रखें, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए जो कि C और F के बीच में है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होगी और कहाँ से जाएगी, तो फोकस से। ठीक है, और दूसरी वाली किरण हमारी जो है वो फोकस से होके जाएगी, और फोकस से जाने वाली किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो मुख्य फोकस से होकर के किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया साथियों, C से दूर। तो जब हम वस्तु को C और F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी अनंत और C के बीचों बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अगली कंडीशन हमारी आती है जब वस्तुओं को हम F पर रख दें। ठीक है, ये अगली कंडीशन है, जब वस्तु को हम F पर रखें। F का मतलब है फोकस पर। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि वस्तु हमारी फोकस पर रख दी गई। तो जब फोकस पर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब हमारा जो है वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, याद रखना। और एक कंडीशन और आती है हमारी, जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, यानी कि ये जो P है और ये F, दोनों के बीच में अगर हम वस्तु को रख देंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब साथियों दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। दर्पण के दूसरी ओर बनेगा और आभासी सीधा रहेगा। यहाँ देख लीजिए कैसा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। ये आपको याद रखना है। अगर सीधा प्रतिबिंब बन गया इसका मतलब है कि आभासी बनेगा। इसके पहले वाले आप जितने भी चित्र देख रहे हैं वो सभी कैसे बन रहे थे, उल्टे बन रहे थे। तो उल्टे बन रहे थे इसका मतलब वो सभी वास्तविक थे। और एक बात याद रखना है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, याद रखना है कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें एक ही जगह ऐसा आता है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो भी F और P के बीच में जब वस्तु रखते हैं तब। यही एक कंडीशन आभासी वाली है, ये है हमारी आभासी की कंडीशन। और इसके पहले हमने जितना भी प्रतिबिंब देखा है वो सभी वास्तविक बन रहे थे। ठीक है, याद रखना है। तो अगर F और P के बीच में वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बन जाएगा। अब इसको हम सब थोड़ा शॉर्टकट तरीके में सीखते हैं कि एक ही बार में सारे प्रतिबिंब बनाना हम कैसे सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बना देते हैं एक दर्पण, यह हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ऊपर साइड में हम रखते हैं वस्तु को, नीचे साइड में हमारा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, अब हम वस्तु को जैसे जैसे दर्पण के पास ले जाएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर जाएगा। ये याद रखना। ये नीचे वाला है प्रतिबिंब यानी इमेज, ये है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दर्पण के नज़दीक जाएगा तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर जाएगा। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन है वो आपको कंडीशन मालूम है कि पहली बार हमको कहाँ रखना है, अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, फोकस से। अनंत पे रख दिए, फोकस पे बन गया। अनंत से थोड़ा आगे लेके आए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा पीछे गया। यहाँ हम देखिए C के बाद रख दिए तो प्रतिबिंब हमारा CF के बीच आ गया। C पे रख दिए तो प्रतिबिंब हमारा C पे आ गया। C से थोड़ा और आगे बढ़ाए तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा और पीछे आ गया। और यहाँ F और P के बीच में रख दिए तो यहाँ बन गया। तो इस तरह से आपको कंडीशन याद रखना है। अब यहाँ हम सब देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सामान्य रूप से टार्च में, सर्च लाइट में और वाहन के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम सब टार्च में करेंगे, सर्च लाइट में करेंगे और वाहन के हेडलाइट में करते हैं। और कहाँ करेंगे, तो जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेषज्ञ, वो सभी लोग अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और कहाँ किया जाएगा, तो प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो सेविंग दर्पण के रूप में, और दंत विशेषज्ञ करते हैं दांतों को बड़ा आकार देने के लिए, और सर्च लाइट, टार्च और हेडलाइट में, और सौर भट्टी में भी इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है, तो उस स्थान पर भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम सब यहाँ पर देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को। तो अगर हम उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब सदैव आभासी रहेगा। याद रखना है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है
उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव कैसा रहेगा, सदैव आभासी रहेगा। ठीक है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। तो अपने दिमाग में एक पॉइंट तो हटा ही दीजिए कि जो हमारा उत्तल दर्पण होगा उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, ये आपको नोट आउट करना है। अगला है, जब वस्तु को हम अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखें, अनंत और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा देखना कितना छोटा सा बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपको याद रखना है। कभी कभी इससे भी मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो साथियों, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतया वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में मदद करता है। तो साथियों, जो उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा उपयोग है वो आपके साइड मिरर के रूप में किया जाता है, जो आपके गाड़ी के बगल में शीशा होता है जिसके माध्यम से आप अपने पीछे वाले वाहनों को देखते हैं। तो उस स्थान पर उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ है, तो दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो दुकानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम सिक्योरिटी दर्पण भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम सब देख लेते हैं दर्पण के चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि किस कंडीशन में धनात्मक चिन्ह रखा जाएगा और किस कंडीशन में ऋणात्मक चिन्ह रखा जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि जो आंसर आपको मिलता है वो सेम टू सेम आंसर धनात्मक में भी रहता है और ऋणात्मक में भी रहता है ऑप्शन में। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर चिन्ह अच्छे से याद रहेगा तो आप फटाक से समझ जाएंगे कि धनात्मक चिन्ह वाला आंसर सही होगा कि ऋणात्मक चिन्ह वाला। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि आपने चतुर्थांश पढ़ा है। अगर आप चतुर्थांश पढ़े हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं पढ़े हैं तो अभी आप सीख लेंगे। चतुर्थांश में साथियों जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको पॉजिटिव बोला जाता है, नीचे वाले को निगेटिव, और जो हमारा बाईं ओर होता है उसको बोला जाता है निगेटिव, और जो दाहिने वाला होता है उसको बोला जाता है पॉजिटिव। तो इतना आपको समझ में आ गया कि निगेटिव कब रहेगा और पॉजिटिव कब रहेगा। अगर हम इस फिगर के द्वारा समझें तो साथियों, वस्तु सदैव कहाँ रखी जाएगी, तो बाईं ओर। एक बात अपने आप को नोट करके रखना है कि वस्तु सदैव कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कभी प्रतिबिंब दाईं ओर बन जाएगा या कभी प्रतिबिंब आपका बाईं ओर बन जाएगा। तो अब दायां और बायां आपके फॉर्मूले के ऊपर निर्भर करेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो अभी हम जो समझना है उसको समझ लेते हैं, फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर और डिटेल से आपको मैं बताऊँगा। तो थोड़ा आपको याद रखना है कि जो वस्तु होती है वो सदैव बाईं ओर रखी जाएगी, ये आपको नोट करना है। बिंब की दूरी u सदैव ऋणात्मक रहती है, यानी कि जो हमारा u होगा ये सदैव कैसा रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। जो अवतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी भी सदैव क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक रहेगी। तो उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी को हम सदैव क्या रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको दर्पण का सूत्र दिख रहा है, तो ये है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र होता है साथियों 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी फॉर्मूले पर आधारित आपको क्वेश्चन भी लगाने होते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग नोट आउट कर लीजिएगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें हम सब कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं। तो नंबर 1 जो हमारा v है, v द्वारा हम सब प्रतिबिंब की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। अगर v लिख दिए तो इसका मतलब है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। अगर u हम सब लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि दर्पण से वस्तु की दूरी है। ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, यह है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और f जो है इसको बोला जाता है फोकस दूरी। तो इतना आपको याद रखना है कि u क्या है, f क्या है और v क्या है। यहाँ पर साथियों आपको आवर्धन दिखाई दे रहा है। आवर्धन का मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है, उसकी जानकारी हमको आवर्धन के माध्यम से चलती है। अगर आपको आवर्धन का मान पता है तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा है या फिर वस्तु से छोटा है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, हम इसको भी आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आवर्धन यम बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आई बटे वस्तु की ऊंचाई ओ। तो m बराबर हो जाएगा फॉर्मूला हमारा आई बटे ओ, ये आपको याद रखना है। या फिर हम कह सकते हैं माइनस में v बटे u, इतना भी हम लिखते हैं। कभी कभी आई बटे ओ लिख सकते हैं या फिर v बटे u लिखते हैं। और v और u का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि u क्या है और v क्या है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यम के द्वारा कैसे पता करें कि प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, और वस्तु से बड़ा है या फिर वस्तु से छोटा है या फिर उसके बराबर है। अब हम यहाँ पर यम के द्वारा ही सारी जानकारी कलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यम को समझते हैं। साथियों, यदि यम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। जैसे आपने सॉल्व किया, यम बराबर मान आपका आ गया पॉजिटिव में, तो अगर यम का मान पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है। ठीक है। अगर यम बराबर हमको 1 मिल गया, जैसे आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें यम बराबर आंसर आ गया 1, तो अगर यम बराबर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। किस कंडीशन में? यम बराबर 1 होने पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार बराबर माना जाता है। अगर साथियों यम का मान 1 से बड़ा है तो क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा है। अगर हम यम बराबर 1 से ज़्यादा मान प्राप्त करते हैं, अगर हमें यम का मान 1 से कम मिल जाए तो उस कंडीशन में बोला जाएगा कि जो प्रतिबिंब है उसकी लंबाई वस्तु से छोटी है। ठीक है। 1 से छोटा अगर यम का मान आ जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो जाएगी। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो सदैव धनात्मक रहता है। ठीक है। और यहाँ पर बिंब का आकार यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर रहता है। और यहाँ पर याद रखना है कि अगर यम का मान 1 से छोटा है और पॉजिटिव में है तो दर्पण उत्तल है। ठीक है। अगर यम का मान पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। अगर यम का मान पॉजिटिव में है लेकिन 1 से बड़ा है तो दर्पण हमारा अवतल हो जाएगा। अगर हमारा यम बराबर निगेटिव आ जाए तो निगेटिव के कंडीशन में हमारा जो दर्पण होगा वो अवतल हो जाता है। तो इस तरह से हमने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के हेल्प के लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट नोट लेकर के आता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से करते रहिए। उसमें मैं भी अपना थोड़ा बहुत सहयोग अगर देने में सक्षम हूँ तो ज़रूर मैं आपको सहयोग करूँगा, जिससे कि आप लोग भी मेरे तरह ही एक दिन गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो चलिए साथियों, तब तक अपना आप ख्याल रखिए और अगले वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद।